आप देख रहे बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो को आगे बढ़ाते हैं और एक अहम मुद्दे पर बात करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं धड़ल्ले से नए नए फंड हाउसेस की खबरें और लॉन्च होने की खबरें आप सुन रहे होंगे। नई नई तरह के फंड्स भी ये कंपनियां लॉन्च कर रही हैं, फंड हाउसेस लॉन्च कर रही हैं। अब समझने वाली बात ये है कि एक तो नए फंड हाउसेस की भरमार इतनी क्यों बढ़ रही है और साथ ही में जिस तरह के फंड्स ये लॉन्च कर रही हैं मौजूदा सिस्टम में हम जानते हैं कि इस तरह के फंड्स ऑलरेडी मौजूद है। क्या इसके बावजूद भी आपको इन नई एएमसीज पर भरोसा क्या दिखाना चाहिए? क्या इनके फंड्स आपको खरीदने चाहिए? इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं। अर्नव पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अर्नव जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। जिन नई एएमसीज के हम बात कर रहे हैं, अगर आप नाम के साथ बता सकें कि हाल ही में कौन कौन सी वो नए फंड हाउसेज हैं जिनको लाइसेंस मिला है म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करने का? देखिए, अगर हम बात करें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी सारे फंड हाउसेस धीरे-धीरे करके आ रहे हैं। अगर हम पिछले ही दिनों की बात करें, तो ऑलरेडी हमने देखा है कि नए फंड हाउसेस ने नॉट ओनली स्कीम्स लॉन्च की है, लेकिन उन्होंने अपने प्लान्स भी आगे जाते हुए बताए हैं। तो अ, ये आप एक लाइन देख लीजिए जो आ रही है इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली जो फॉरेन के फंड हाउसेस है, लाइक फॉर एग्जांपल जो हीलियोस कैपिटल है, उनको यहाँ का फंड लाइसेंस मिला है। 2 दिन पहले पंजाब एंड सिंध बैंक ने भी कहा था कि हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। उसी तरह से अगर आप देखें तो जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, उनका ब्लैक रॉक के साथ एक टाई अप हुआ है और वो भी फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री में वो आने वाले हैं। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो छोटे-छोटे फंड हाउसेस भी है, क्योंकि बजाज कैपिटल फॉर एग्जांपल बजाज फिनसर्व ने अपना फंड हाउस, बजाज फाइनेंस या फिनसर्व ने उन्होंने अपना फंड हाउस लॉन्च किया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो काफ़ी सारे नए-नए प्लेयर्स धीरे-धीरे करके अ, ये इंडस्ट्री में आ रहे हैं और ये मेरे हिसाब से काफ़ी और छोटे प्लेयर्स या उन्होंने अपना फाइलिंग भी किया हुआ है सेबी के साथ कि हम ये इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो जो लाइसेंस चाहिए उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन भी की है। तो आगे जाते हुए भी हम देखेंगे कि कई नए फंड हाउसेस को परमिशन भी मिलेगी। जी, यहाँ पर अब सवाल ये है कि इतनी सारी जो एएमसीज़ आ रही हैं, क्या बाज़ार में इतनी एएमसीज़ के लिए जगह है और क्या किस सोच के साथ ये नई एएमसीज़ अब बाज़ार में प्रवेश करना चाहती हैं? हम जानते हैं कि कोविड के बाद जागरूकता बढ़ी है, निवेशकों ने म्यूचुअल फंड में निवेश करने की ओर अपना रुझान बढ़ाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नई एएमसीज़ आ रही हैं, वो आपको कोई नए तरह के प्रोडक्ट दे रही हैं। नहीं, देखिए, जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, तो आज आपको ये देखना चाहिए कि उसका जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो धीरे-धीरे करके बढ़ रहा है और कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि हर महीने 15,000 करोड़ से ज़्यादा की एसआईपी हो रही है। इसके अलावा टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑलरेडी 40 लाख करोड़ के पार जा चुके हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एक इंडिकेशन देती है कि म्यूचुअल फंड एज़ अ प्रोडक्ट, एज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लोगों के पास अब उसके एक कम्फर्ट लेवल आ गया है। यानी कि ये जो इंडस्ट्री है, वो आज की तारीख में जितनी है, वो तो एक शुरुआत है और आगे जाते हुए काफ़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि इसके सामने पोटेंशियल बहुत है। आज की तारीख में जो भी अमाउंट्स आप देख रहे हैं कि जो निवेश हो रहा है, अगर आप इक्विटी फंड्स के बारे में बात करें, तो उसका कॉर्पस ही आज की तारीख में इतना छोटा है कि उसके लिए पोटेंशियल है। डेट में आप देखिए कितनी अमाउंट फिक्स्ड डिपॉज़िट में पड़ी हुई है और कितनी डेट फंड्स में है, और खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स कितना यहाँ पर निवेश कर रहे हैं। तो ये सब आपको दर्शाता है कि आगे जाते हुए पोटेंशियल बहुत है। यही चीज़ ये फंड हाउसेस देख रहे हैं और वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि वो मार्केट को ग्रो करेंगे और उसका एक हिस्सा वो ले लेंगे, और जिससे उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ेगा और वो यहाँ पर बिज़नेस कर सकेंगे। ये उनकी एक धारणा है। दूसरी बात आई कि आज की तारीख में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भारत में एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई स्कीम लॉन्च करें, तो आपको सेबी के नियम के अनुसार करना होगा। सेबी ने बहुत क्लियरली बता दिया है कि आप हर एक कैटेगरी में देखिए, इक्विटी कैटेगरी, डेट कैटेगरी, हाइब्रिड, आप किस कैटेगरी में किस प्रकार का फंड लॉन्च कर सकते हैं। उसके लिए जो गाइडलाइंस है वो बहुत क्लियर है। इसीलिए आप देखेंगे कि मोस्ट फंड हाउसेस की जो नई-नई स्कीमें आती है,
वो एक कैटेगरी में ही आएगी और ये आपको जो एग्जिस्टिंग फंड्स है उसके समान ही लगेगी, यानी कि वो सिमिलर होगी इन टर्म्स ऑफ द नेचर ऑफ द फंड। अब सवाल ये आता है कि निवेशक को क्या करना चाहिए? कोई भी निवेशक हो, उनको तो अनलेस एंड अनटिल जो नया फंड है वो कुछ बहुत अलग देता हो या एक ऐसी थीम या एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जो उनको आज की तारीख में न मिलता हो, तो अगर ये ना हो तो फिर उनको एट द प्रेजेंट मोमेंट कंसिडर करने के लिए उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी दूसरे विकल्प है जो ऑलरेडी एक ट्रैक रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए जानना और उसके बाद सिलेक्शन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। पास ऑलरेडी पुरानी एएमसीज के तहत फंड होंगे जिसमें उन्होंने निवेश किया होगा। पुराने फंड हाउसेस का फ़ायदा एक ये भी है, एक तो आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड है प्रदर्शन का, दूसरा आप एक भरोसा जो आपने इतने सालों से रखा है एक एएमसी के ऊपर, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो नई एएमसीज आ रही है ऐसा नहीं है कि वो आपको कोई अलग तरह के फ़ंड दे रही हैं। अच्छा, अलग तरह के फ़ंड अगर दे भी रही हैं तो क्या वो मौजूदा निवेशकों के लिए सही है या नहीं है? तो एक जिम्मेदारी जो कि एएमसी की तरफ से आपकी आती है और एक निवेशक के तौर पर आपको समझना है कि आपके लिए किस तरह के फंड सही हैं। एक और ट्रेंड जो नई तरह की एएमसीज आ रही हैं और जिस तरह के फंड्स वो लॉन्च कर रही हैं उसमें उनका तवज्जो ज़्यादा पैसिव की ओर है। ज़्यादा पैसिव फंड्स के तौर पर हम देख रहे हैं कि वो स्कीम्स निकाल रही हैं। अब एक निवेशक होने के तौर पर इतनी भरमार है मेरे पास, इतने चॉइसेस हैं मेरे पास। पुरानी एएमसीज के पास अगर मैं जाती हूँ तो डेफिनेटली मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका फंड मैनेजर है, उनकी फंड मैनेजमेंट की टीम जो कि मुझे पता है। नई एएमसीज जो कि उसी तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं लेकिन उनकी फंड मैनेजमेंट टीम का मेरे पास अनुभव नहीं है। निवेशक होने के तौर पर हम फैसला कैसे लें? निवेशक होने के एक आपके लिए जो फैसला है वो इन दिस सेंस काफी सिंपल है कि आपको वो प्रोडक्ट चूज करना है, वो म्यूचुअल फंड चूज करना है जो आपके लिए सही हो और जो आपको कॉन्फिडेंस दो। अगर फॉर एग्जांपल कोई नया फंड आता है जहां पर एक एक्टिव फंड है, जहां पर आपको पता नहीं है कि ये फंड मैनेजर किस प्रकार से निवेश करेगा, फंड हाउस की स्टाइल क्या है, किस प्रकार से आपको इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दिखाई देगा, तो जब तक इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड ना बन जाए, आप उससे दूर रहिए। ये एक बहुत सिंपल चीज है, क्योंकि आप देखिए कि ओवरऑल जब भी आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं म्यूचुअल फंड का, उसमें शायद आपने एक तो ऐसी कोई नई स्कीम ले ली जो एक नई आइडिया वाली है या जो रेप्लिकेट नहीं हो रही है, तो उसमें थोड़ा आप अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन कर सकते हैं। लेकिन जो आपका बेसिक और कोर पोर्टफोलियो होता है, उसमें आपको इस प्रकार का रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड एक ओवरऑल आप देखें जो प्रोडक्ट होता है, उसमें जो फंड हाउस की टीम होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम सिर्फ फंड मैनेजर को देखते हैं या ऐसा मानते हैं कि वो एक स्टार परफॉर्मर होता है, वो ही ये सब कुछ चलाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो फंड हाउस होता है उसका जो प्रोसेस उन्होंने अंदर सेट किया हुआ, उनकी जो रिसर्च टीम है, जो नए-नए आइडियाज़ देती है, वो किस प्रकार से अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, किस प्रकार से उसे मेंटेन करते हैं और किस प्रकार के एक्सपीरियंस लोग व उनके पास है, ये सभी चीज़ें मायने रखता है। तो इसीलिए अगर आपके पास एक एक्जिस्टिंग फंड हाउस विथ ट्रैक रिकॉर्ड है और आज की तारीख में आपके पास ओवर 40 फंड हाउसेस ऑलरेडी है इंडिया में, जिसमें कई तो 25-30 साल पुराने हैं। तो इसीलिए आपके पास एक ऑलरेडी इतना वेल्थ ऑफ ऑप्शंस है, तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ एक्टिव स्कीम्स, क्योंकि वहां पर आपको भरोसा ज्यादा पड़ेगा। और ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी फंड हो वो अच्छे समय में किस प्रकार से काम करता है वो तो एक बात होती है, लेकिन जब बुरे समय में को कौन सा फंड हाउस अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट रखता है एज कंपेयर टू द मार्केट, ये और इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं चाहिए एक निवेश जो जब अच्छे समय में बढ़े और फिर उसी प्रकार गिर जाए, तो ये वॉलेटिलिटी बढ़ा देता है। तो ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपका चॉइस भी थोड़ा ध्यान से होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी बारीकी से आपने इस पूरे मामले को समझाया दर्शकों को, और इसी के साथ अर्नब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और इसी नोट पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और